नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट स्टार्ट के इस सीरीज में। तो आइए मशीन के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डीसी जनरेटर कवर कर रहे थे और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल किस तरह से होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, इसके साथ हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं, और इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्यों लगता है, लेफ्ट हैंड रूल क्यों नहीं लगता है। मोटर के केस में आपको पता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है और इसमें जनरेटर में राइट हैंड रूल लगता है। इसको आप याद करने के लिए आप अपने मन में इस तरह से रख सकते हैं कि जब जनरेटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी आप ट्यूबवेल वाला जनरेटर देखे होंगे या आपके घर में शादी वगैरह में जो जनरेटर आता है छोटा साइज वाला, तो उसको जैसे लोग स्टार्ट करते हैं तो दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि उसमें आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा देना है और मोटर वाले केस में लेफ्ट हैंड रूल लगा देना है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये एक ट्रिक है जो मैंने आपको दिया है ताकि आप याद रख पाएँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ईएमएफ इक्वेशन। देखिए, मेरी कोशिश ये थी कि हम आपके साथ इंटरेक्ट कर पाए, अभी लाइव आ पाए, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हो नहीं पाया। एक्चुअली मैं पहली बार कोशिश कर रहा था लाइव आने का, इसीलिए हो जाता है। कोई बात नहीं, अगले बार से हम देखेंगे इसको प्लान करके। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको ये लेक्चर ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप जब वीडियो प्रीमियर होता है तो उस टाइम मैं चैट को पर्सनली मॉनिटर कर रहा होता हूँ, तो उस टाइम आप कोई भी डाउट पूछेंगे तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और एक रिक्वेस्ट और भी है मेरे साथी लोगों से, क्योंकि मेरा नंबर आप सबके पास है तो व्हाट्सएप एक्सेस करना आप सबके हाथ में है, मतलब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आप लोग करने लग जाते हैं, तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। अब आप बताइए, जिस टाइम मैं आपको चैट कर रहा होता हूँ उस टाइम मैं व्हाट्सएप देखना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि आपको अगर कोई मैसेज हो तो उस टाइम चैट में कीजिए। ठीक है, चैट को मैं पर्सनली उस टाइम देख रहा होता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन डीसी जनरेटर का हम लोग शुरू करते हैं। ये एक 3D फिगर मैंने आपके लिए अरेंज किया है। इसमें एक मिनट, हाँ, तो इस 3D फिगर में आप देख सकते हैं कि जो हमारा जनरेटर होता है वो किस तरह से ऑपरेट करता है। दोनों साइड मैग्नेट है, बीच में आर्मेचर कॉइल है, और आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। और ये हमारा सिंगल कॉइल को हमने कंसिडर किया है। ऐसा सिंगल कॉइल नहीं होता है, मल्टीपल कॉइल होता है, बहुत सारे कॉइल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंगल कॉइल वाला फिगर सेलेक्ट किया है। उसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। और ये जब घूमता है ना, जब ये रोटेट करता है, रोटेट कैसे करता है, यानी कि जनरेटर कैसे रोटेट करता है भाई, शाफ्ट के सहायता से रोटेट करता है। भाई रोटेशनल मोशन देने के लिए हम लोग किसका सहायता लेते हैं, किसी इंजन वगैरह का सहायता लेते हैं या फिर किसी ऐसे आउटर चीज का सहायता लेंगे ताकि उसको हम रोटेट कर पाए। तो जब वो रोटेट करेगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, और जैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और वो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है वही हमारा वोल्टेज होता है। ठीक है, ऑब्वियसली करंट भी इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो ये लॉ जो है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये एक बहुत ही महान साइंटिस्ट फराडे ने दिया था। ठीक है, तो इसे हम लोग फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी पढ़ते हैं। किस नाम से पढ़ते हैं? तो फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो भाई फराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, तो ज़रा हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल उसी पे बेस्ड है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा सा वो देख के चलें। फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, ये लॉ जो है ना, ये स्टेट करता है कि हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इनका दो स्टेटमेंट है। इनका कहना है कि अगर किसी आप कंडक्टर को, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है, कोई भी कंडक्टर आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर का वायर, तो उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, यानी कंडक्टर वायर को, किस चीज़ को, कंडक्टर वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे,
मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे ना, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा? तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। और इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इन्होंने अपने दूसरे स्टेटमेंट में दिया है। इन्होंने कहा कि ये ईएमएफ जो होता है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में भी पढ़ना है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं तो वहाँ काम आ जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। वहाँ पे स्किप करके भी चल सकते हैं। तो ये ईएमएफ का वैल्यू इन्होंने दिया कि ये ईएमएफ का वैल्यू जो होगा ना, वो डी फाई बाई डी टी होगा। क्या होगा? डी फाई बाई डी टी। वेयर एज फाई क्या है भाई? तो फाई हमारा फ्लक्स है। क्या है? फाई हमारा फ्लक्स है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। फ्लक्स क्या चीज़ है? फ्लक्स भी मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ जाते हुए, ये सारे लाइन को आप देख रहे हैं ना, यही मैग्नेटिक फ्लक्स है जो नॉर्थ से निकल के साउथ को जा रहा है। अब आप बताइए कि ये घूमेगा ना, ये घूमेगा तो इस लाइन को तो कट करेगा ना। जैसे ही इस लाइन को कट करेगा तो इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इनका लॉ था। आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमारा सेकेंड टॉपिक, ठीक है। मतलब आज के लेक्चर का सेकंड टॉपिक। तो ये बहुत ही सिंपल है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देता था, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन है इसलिए मैंने ले आया। देखिए, मोशन को आप फोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि मोटर में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये बातें बहुत सिंपल है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप थंब जो हमारा होता है, थंब से हम लोग फोर्स को डिनोट करते हैं। इसको लिखने के लिए भी आएगा तो आप ये फिगर बना के लिख सकते हैं इसके बारे में स्टेटमेंट कि भाई थंब जो है, थंब डिनोट द फोर्स। एंड ये आपका कौन सा फिंगर है? मिडिल फिंगर ये है, और ये शायद आपका इंडेक्स फिंगर होता है मेरे ख्याल से। तो आप लिख देंगे इंडेक्स फिंगर जो आपका होता है वो फील्ड को डिनोट करता है, और मिडिल फिंगर जो हमारा होता है, हमारी DLE, मिडिल फिंगर जो हमारा होता है वो हमारा करंट के डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। अभी मुझे धीरे धीरे इस पर लिखने का प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। EMF इक्वेशन देखते हैं, थोड़ा सा ये मेन चीज़ है EMF इक्वेशन। सबसे पहले जानते हैं कि EMF क्या है भाई। EMF होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है? EMF इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज़ नन अदर देन योर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, आप जो भी कंसिडर करना चाहें कर सकते हैं। जैसे आपका वोल्टेज होता है वैसे ही EMF है, ठीक है। CTROMAGNETIC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज कॉल्ड EMF। क्या कहते हैं? EMF। तो EMF इक्वेशन डिटरमाइन करना आसान है। कैसे आसान है? तो देखिए, फराडे ने क्या कहा, फराडे ने क्या कहा, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने अभी देखा कि भाई EMF जो होगा हमारा, EMF जो इंड्यूस्ड होगा वो डी फाई बाई डी टी होगा, डी फाई बाई डी टी होगा, यानी कि चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम। अगर दूसरे शब्दों में लिखें तो भाई डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है, बड़ा चेंज, यहाँ पे छोटा चेंज, यहाँ पे बड़ा चेंज। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इसको कि भाई हमारा टोटल फ्लक्स अपॉन में टोटल क्या टाइम, टोटल फ्लक्स अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, देख लीजिए। तो भाई फराडे ने कह दिया कि भाई जो हमारा EMF इंड्यूस्ड होगा वो डी फाई बाई डी टी होगा। अब यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा ये भी तो डिटरमाइन करना है कि भाई एक जनरेटर में फ्लक्स कितना होगा। अब आप जान लीजिए, एक जनरेटर में बहुत सारा कॉइल्स होता है, ठीक है। तो हम लोग उतना कॉइल्स एक बार में कंसिडर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको हम लोग दो केस में कंसिडर करेंगे, एक तो सिंगल कॉइल के केस में और एक मल्टीपल कॉइल के केस में, ठीक है।
कैसे कंसिडर करेंगे सिंगल कॉइल के केस में, देन मल्टीपल कॉइल के केस में। मान लेते हैं कि हमारा जो मान लेते हैं कि फ्लक्स जो इंड्यूस्ड होगा, हमारा जो सिंगल कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा ना, FLUX फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, फाई होगा। अब आप जान लीजिए कि ये फाई पर पोल है, क्या है, पर पोल, पर पोल, ठीक है। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, मैं अभी भेज दूंगा, लेकिन ये नोट्स बहुत काम के आपके नहीं रहेगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप बनाते रहिए, आप समझदार हैं। आप कहेंगे तो इसका हैंड रिटन में लिख के भेज दूंगा, ठीक है, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो फ्लक्स से हम लोग सॉरी फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखाते हैं, और फाई पर पोल है, यानी कि एक पोल पे फ्लक्स जो हमारा जनरेट होता है वो फाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत पोल है, ठीक है, एक पोल तो होता नहीं है, आपको पता है, 2 पोल, 4 पोल, 8 पोल, 12 पोल, कितना भी, मतलब आपके मन, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पोल रखना चाहते हैं। तो पोल एक वेरिएबल नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ पोल हमारा, नंबर ऑफ पोल क्या है, पी है, पी मान लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जरा बता दीजिए क्या हो जाएगा। टोटल फ्लक्स हमारा P5 हो जाएगा, हमारा टोटल फ्लक्स तो यही जनरेट होगा ना, ये सिंगल कॉइल के द्वारा है, ठीक है, सिंगल कॉइल के द्वारा है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक चीज को और कंसिडर करके चलना होता है, टाइम, ठीक है, और रोटेशन। देखिए, जब आप पंखा खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान में, ठीक है, तो आप क्या पूछते हैं कि इसका RPM कितना, RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, या रोटेशन पर मिनट, जो भी हो। तो आप ये चीज़ कंसिडर करते हैं ना कि उसका स्पीड कितना है, तो हम लोग उसको किस चीज़ में लेते हैं, मिनट में लेते हैं, किस चीज़ में लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जब हम लोग RPM को देखते हैं, RPM को जब हम लोग देखते हैं, तो वो चीज़ हम लोग मिनट में लेते हैं। और आपको पता है कि हमारा SI यूनिट जो है टाइम का, वो क्या है, सेकंड है, क्या है, सेकंड है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे तो चूंकि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि, एक मिनट मैं जरा और स्लाइड देख लूँ, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सेकंड में लेंगे, क्या चीज़ में लेंगे, सेकंड में लेंगे, ठीक है। आइए जरा सा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, पता है आपको, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई एन रोटेशन में या रिवॉल्यूशन में हमको 1 मिनट लग रहा है, कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, यानी कि एन रिवॉल्यूशन में हमें कितना सेकंड लगेगा, 60 सेकंड लगेगा, 60 सेकंड लगेगा, आ रहा है समझ में। अच्छा, तो वन 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 रोटेशन में कितना लगेगा, 60 में एन, ये चीज़ भी समझ में आ गया, इतना सेकंड लगेगा। वन रोटेशन में क्या लगेगा, 60/n सेकेंड, ये हमको टाइम लग रहा है, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स क्या है, टोटल फ्लक्स अभी हमने कैलकुलेट किया है, टोटल फ्लक्स P5, ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम भी आ गया, टोटल टाइम भी आ गया, वो कितना है भाई, 60/n सेकेंड, ठीक है। मिनट में लेना होगा तो आप इतना कंसिडर नहीं भी कर सकते, लेकिन चूंकि हम लोग को सब चीज़ SI यूनिट में रखना होता है साइंटिफिक कैलकुलेशन में, तो हम लोग सेकंड में लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो आपको टोटल फ्लक्स पता है, टोटल टाइम पता है, तो जरा EMF बता दीजिए हमको, हमको तो आता नहीं है, आप बताइए क्या होता है। d∅dt अभी हमने बताया कि भाई टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब जरा सा आप लोग हमको कैलकुलेट करके बताइए कि हमारा EMF क्या होगा, EMF क्या होगा, ठीक है। तो हमारा EMF क्या होगा, P5, ठीक है, n अपॉन में 60,
सॉरी 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 सॉरी, बाई मिस्टेक गलत हो गया। मैं इरेजर ले लेता हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा, गलती हो गया हमसे। ठीक है, चलिए। हाँ, पेन कहाँ गया, मिल गया। चलिए, तो 60/n था ना, 60/n था। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग क्या लिख सकते हैं, P5 NP5 अपॉन में 60। भाई खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम आपको दुखी कर देंगे। ठीक है, अब हम आपको क्यों दुखी कर देंगे, हम आपको पहले ही बता दिए कि ये सब चीज़ हम लोग एक कॉइल के लिए निकालना है। ये जितना तामझाम है ना सिर्फ सिंगल कॉइल के लिए, लेकिन एक जनरेटर में सिंगल कॉइल नहीं होता है, एक जनरेटर में बहुत सारे कॉइल होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि अभी आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है, इस चीज़ को फाइंड करके अभी आपने कुछ नहीं किया, अभी मेन चीज़ करना है। ठीक है, अभी आपको मल्टीपल कॉइल के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है भाई, तो मल्टीपल कॉइल के लिए। कुल मिला के कहें तो जनरेटर के लिए निकालना है। ये तो सिंगल कॉइल के लिए ईएमएफ निकाल लिया आपने, तो मल्टीपल कॉइल के लिए ईएमएफ निकालने के लिए आपको दो चीज़ कंसिडर करना होगा। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कंडक्टर यानी कॉइल, ठीक है, जेड है। क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, जेड है। ठीक है, और पैरेलल पाथ ए है। अभी बता देते हैं पैरेलल पाथ क्या होता है। देखिए, पैरेलल पाथ वो होता है जब हम लोग कंडक्टर का वाइंडिंग करते हैं ना, तो वाइंडिंग में सेम पाथ से करंट कितना बार जा रहा है, तो वो हमको पैरेलल पाथ मिल जाता है। तो देखिए, इसमें हमको मल्टीपल कॉइल में हमें सीरीज कनेक्शन डिटरमाइन करना है। कौन सा कनेक्शन, तो भाई सीरीज कनेक्शन डिटरमाइन करना है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, हमें भाई इस साहब की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा अपने घर चले जाइए, मैं इसको रिमूव करूँगा। और ठीक है, आप जाइए अपने घर। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा कि भाई जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, ए पैरेलल पाथ है। अब कंडक्टर सीरीज में कितने कनेक्टेड हैं, तो उसका संख्या निकालने के लिए, तो सीरीज कनेक्टेड, SERIES सीरीज कनेक्टेड, CONDUCTOR कंडक्टर। बहुत से बुद्धिजीवी लोग अब ये कहेंगे कि भाई आप जब सबका स्लाइड बना के आते हैं तो इसका भी स्लाइड क्यों नहीं बना लिया, जो आप यहाँ पे लिख के बता रहे हो। देखिए, यहाँ पे लिख के बता रहे हैं ना, तो सीधे आपको समझ में आ रहा है। अगर स्लाइड बना के आते और आपको सिर्फ बोल देते तो आपको ना समझ में आता, और फिर आपको पता ही है, फिर आप लोग वापस से कुछ लोग कमेंट करते। तो मैंने सोचा कि यहीं पे आके हम लिख के पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सीरीज कनेक्टेड कंडक्टर कितने होंगे भाई, सीरीज कनेक्टेड कंडक्टर हमारा होगा टोटल कंडक्टर अपॉन में पैरेलल पाथ। क्या हो जाएगा, टोटल कंडक्टर अपॉन में पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ जितना होगा उससे डिवाइड कर देना है तो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, टोटल कंडक्टर अपॉन में पैरेलल पाथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर सिंगल कंडक्टर के ईएमएफ के साथ, तो हमको निकल जाएगा मल्टीपल कंडक्टर का ईएमएफ, यानी कि जनरेटर का ईएमएफ। तो जनरेटर का ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग, जनरेटर का ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल कंडक्टर का जितना ईएमएफ निकला है, ईएमएफ निकला है किस चीज़ का, तो ईएमएफ निकला है सिंगल कंडक्टर का। ठीक है, सिंगल कंडक्टर का ईएमएफ निकला है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज़ को, मतलब मल्टीपल कैरेक्ट, ये सीरीज कनेक्टेड कंडक्टर कितना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अगेन हमको इन महाशय की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको घर भेज देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अपना काम करेंगे। आइए, ठीक है, जरा सा करते हैं कि ईएमएफ निकालते हैं। हमारा नया ईएमएफ जो जनरेटर का है वो निकल के कितना आ जाएगा, तो वो निकल के आ जाएगा, पहले कितना था, NP5 अपॉन में 60, यही था ना, और इनटू Z/A। जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, NP5Z अपॉन में 60A। ठीक है, आंसर जब आप लिखेंगे परीक्षा में, देखिए ये n है, मैं इसको ज़रा कायदे से लिख दूँ। ओहो,
ठीक है, ये हमारा n था जिसको हमने गलती से, मतलब m के तरफ दिख रहा था गलती से क्या। तो अब आप ये देख लीजिए कि आपको अगर परीक्षा में आएगा तो इसको इस तरह से घेर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भाई वेयर वेयर हमारा n जो है वो क्या है, तो नंबर ऑफ पोल है, नंबर ऑफ पोल है, ठीक है। और p क्या, सॉरी नंबर ऑफ पोल नहीं है एक्चुअली, ये स्पीड है ना आरपीएम में, एक मिनट, सॉरी आरपीएस में। ओहो ओहो, जरा फिर से इरेजर लेने दीजिए। और नंबर ऑफ पोल तो p है ना, नंबर ऑफ पोल जो है हमारा p है, तो p हमारा नंबर ऑफ पोल है, नंबर ऑफ पोल है, ठीक है। n क्या है, तो n स्पीड है, स्पीड है, ठीक है। उसके बाद 60 तो 60 ही है। फाई क्या है, तो फाई तो सब जानता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि फाई हमारा फ्लक्स है। जेड क्या है, जेड हम पहले भी लिखा चुके हैं, अभी भी लिखा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, CONDUCT कंडक्टर। देखिए यहीं लिखने का कारण ये है कि हम देख लेते हैं क्या सब है। ए पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ईएमएफ इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस पे हम 2-3 सवाल आपको दे के जाएँ तो आप बना लेंगे। अगर आप बना लेंगे तो हम आपको दे देते हैं, और ये स्लाइड आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रोवाइड कर देंगे, और ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे हमारा चैनल, जो प्यारा सा चैनल हमने आपके लिए बनाया है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो हम वहाँ पे दे देंगे 2-3 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो हम आपको कल के लेक्चर में बता देंगे, आप हमको अगर बताइएगा तभी बताएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमको ऐसा ज़रूरी लगता नहीं कि आपको लगेगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, हाँ चलिए। तो हम ज़्यादा लैंग्वेज लिखाने के मूड में नहीं है, अगर हम रीड कर देंगे आप लिख लेंगे तो हम लिखा देंगे, लेकिन अभी हम इससे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है आपको पता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, देखिए नंबर ऑफ पोल आपको गिवन है कि 4 है, ठीक है। जेड यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 728 है, ठीक है। अच्छा, हमारा स्पीड जो है वो 1800 आरपीएम है। तो आरपीएम है तो आरपीएस में आपको कन्वर्ट करना होगा, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर ऐसे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर दिक्कत आता है तो आप हमको वो क्या कहते हैं मैसेज कर देंगे, डायरेक्ट बना सकते हैं ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, और कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है। तो ये वेबर है, फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट मैंने बताना भूल गया, वेबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पोल 4 है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि ये सारा डेटा आपको किस में दिया गया है, लैब बाइंडिंग में, किस में दिया गया है, लैब बाइंडिंग में दिया गया है, ठीक है। लैब बाइंडिंग में मैं देख लेता हूँ, हाँ लैब बाइंडिंग ही होगा, बाइंडिंग ही होगा। तो आप एक काम कीजिएगा, एक बार लैब बाइंडिंग में निकाल लीजिएगा, एक बार वेव बाइंडिंग में, ठीक है। हो जाएगा ये सवाल, नहीं होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको क्या करूँगा कि इसका पीडीएफ बना के आपको ग्रुप में भेज दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसमें ही भेज दूँगा, वापस से मुझे ये भेजना ही होगा, तो मैं एक पीडीएफ बना के ही भेज दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर किया कीजिए, सिर्फ अपने तक इस ज्ञान को सीमित मत रखिए। और अगेन आपका धन्यवाद, ठीक है।